Hi viewers, welcome to Workshop. Today we'll be discussing the hereditary fundamentals of genetics. So that will be the third part we'll be discussing, that is test cross and back cross. Okay, test cross, back cross, and role of chromosomes in inheritance. Okay, so that we will be discussing. So before that, मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जैसे ही नया वीडियो अपलोड होता है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और आप नोटिफिकेशन बिल भी रिंग कीजिए। ठीक है? और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक बटन प्रेस कीजिए एक बार, ताकि हमें उत्साह मिले और अच्छे अच्छे वीडियो बनाने की। ठीक है? और मेडिटेशन करना मत भूलिए। तो हम लोग भी शुरुआत करते हैं एक छोटा सा मेडिटेशन से। तो इसके लिए हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे एक पॉइंटेड लाइट के ऊपर। जो लाइट हमारे सारे शरीर को इल्यूमिनेट कर रही है, उस इल्यूमिनेशन से हमें बहुत एनर्जी मिल रही है। मेरे सर से पाँव तक एनर्जी से भर गया है। कहीं पे भी कोई थकावट, कोई टेंशन, कोई वरी नहीं है। एकदम बहुत शांत महसूस करें अपने आप को, जिससे मेरी एनर्जी बढ़ रही है और सामने जो पढ़ाई है वो अच्छी तरह से हमारे अंदर उसको दिखा पा रहे हैं, और एग्जाम्स में उसको कॉपी में अच्छी तरह से लिख भी पा रहे हैं। इसके चलते हमें अच्छे एप्रिसिएशन भी मिल रही है। सब कुछ के लिए उस परम शक्ति को, जिसने हमें इतनी शक्ति दी है, उस पर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आगे हम खत्म करते हैं अपना मेडिटेशन और फिर बात करते हैं आज का डिस्कशन। तो हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़े थे कि डाइहाइब्रिड रेशियो कैसे मेंडल ने किए थे। यहाँ पे दो कैरेक्टर्स दिए थे, दो पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, एक राउंड और रिंकल्ड और येलो और ग्रीन, कलर ऑफ द सीड और एक शेप ऑफ द पॉट। तो इसमें हम लोग देखे थे कि F1 जनरेशन में जो गैमेट हमें पाया गया था वो है हाइब्रिड हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस मिला था, जो कि ना कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, मतलब राउंड और येलो मिला था, लेकिन हेट्रोजाइगस कंडीशन में, कोई होमोलोगस कंडीशन में नहीं, होमोजाइगस कंडीशन में नहीं। तो इसके बाद हम लोग F2 जनरेशन में देख रहे हैं कि हमें मिला है 9 राउंड येलो, जो कि होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस मिला के है। 3 राउंड ग्रीन है, 3 रिंकल्ड येलो है और एक रिंकल्ड ग्रीन है। तो इसलिए हम लोग देखते हैं कि फिनोटाइप में, फिनोटाइप क्या होता है ना, ऑब्जर्वेबल जो कैरेक्टर्स हमको दिखाई दे रहे हैं ऊपर से, वो होता है फिनोटाइप। जैसे हम लोग को पता नहीं कि अंदर में गैमेट्स क्या है, लेकिन हमको लाल और येलो, रेड और येलो फ्लावर्स दिख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, राउंड और येलो मिल रहा है हमें,
जो सीड्स मिल रहा है तो वो राउंड और येलो मिल रहा है, तो इसके मतलब वो हेटेरोजाइगस भी हो सकता है, होमोजाइगस भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन हमको इसका गैमेट्स के बारे में, इसका जीन्स के बारे में पता नहीं है। तो ऊपर से जो दिख रहा है वो है फेनोटाइप। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल आर आर और कैपिटल आर स्मॉल आर, both they give red. Externally they look the same. लेकिन जीनोटाइप में क्या होता है, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है ऑर्गेनिज्म का, तो उसमें क्या होता है, आपको पता चलता है कि कौन होमोजाइगस है और कौन हेटेरोजाइगस है। जैसे आर आर ये हो गया होमोजाइगस, आर स्मॉल आर अगर हो गया, कैपिटल आर स्मॉल आर, तो ये हो गया हेटेरोजाइगस, और स्मॉल आर मतलब ये हो गया होमोजाइगस। लेकिन ये क्या हो गया, व्हाइट हो गया, स्मॉल आर कैपिटल आर क्या हो गया, पूरा प्योर रेड। लेकिन कैपिटल आर स्मॉल आर ये भी रेड है, लेकिन ये मास्क है, ये रिसेसिव जो कैरेक्टर है उसको नहीं शो करके डोमिनेंट कैरेक्टर ही शो करवा रहा है, ठीक है। तो इसके बाद आता है टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस क्या होता है, ये क्रॉस है, क्रॉसिंग किया जाता है जिसमें F1 इंडिविजुअल को रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉसिंग किया जाता है ताकि जीनोटाइप का पता चले हमको F1 इंडिविजुअल में कैसा जीनोटाइप हो रहा है। ये परफॉर्म किया गया था, दिस was first performed by Mendel for identifying whether an individual is heterozygous or homozygous for dominant character. तो ये मेंडल ने कैसे इसलिए किया था ये टेस्ट क्रॉस, ताकि पता लगे कि F1 इंडिविजुअल में जो हमको मिल रहा है F1 जनरेशन में, वो क्या हेटेरोजाइगस है या फिर होमोजाइगस है। डोमिनेंट कैरेक्टर जो शो कर रहा है वो हेटेरोजाइगस है या फिर होमोजाइगस है। तो उनको F1 जनरेशन के बारे में पता करने के लिए टेस्ट क्रॉस करवाया गया, वो करेंगे, ठीक है। This is also useful for checking the purity of the gametes produced by the parents. तो ये और एक चीज के लिए इसको किया गया ताकि हम चेक कर सकें कि गैमेट कितना प्योर, पेरेंट्स जो गैमेट्स प्रोडक्शन कर रहा है वो कितना प्योर है, उसमें मिक्सचर तो नहीं है, मतलब हेटेरोजाइगस कंडीशन तो नहीं है, या फिर सही में है होमोजाइगस है। ये देखने के लिए टेस्ट क्रॉस करवाया गया। जैसे कि हम लोग देखते हैं यहाँ पे F1 डोमिनेंट जो हेटेरोजाइगस है, सॉरी होमोजाइगस है, वो होता है प्योर रेड, आर आर कैपिटल आर, और रिसेसिव पेरेंट है कैपिटल आर, सॉरी स्मॉल आर, रेड एंड व्हाइट। तो हम क्या करते हैं, इसको क्रॉसिंग करते हैं, तो क्या मिलता है, गैमेट्स मिलता है कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो मतलब क्या हो गया, जो गैमेट हमें निकला वो 100% रेड हो गया, लेकिन ये दिखा रहा है क्या, हेटेरोजाइगस, डोमिनेंट ट्रेट दिखा रहा है, लेकिन ये हेटेरोजाइगस। तो F2 जनरेशन में हम लोग क्या किए, ये हेटेरोजाइगस जो मिला हमें उसके साथ फिर रिसेसिव पेरेंट को क्रॉसिंग करवाया। तो हमें क्या मिला, कि एक हेटेरोजाइगस मिला रेड और एक व्हाइट मिला, एक हेटेरोजाइगस रेड मिला, एक व्हाइट मिला, होमोजाइगस व्हाइट मिला। तो 50% रेड मिला, 50% व्हाइट मिला, और 50% जो रेड है वो क्या हो गया, हेटेरोजाइगस हो, जिसमें डोमिनेंट कैरेक्टर को शो कर रहा है, और होमोजाइगस जो व्हाइट है वो तो रिसेसिव कैरेक्टर दिखा रही है। इसके बाद क्या होता है, बैक क्रॉस लाते हैं। बैक क्रॉस क्यों करते हैं इसके बारे में बताएं। इसमें भी the F1 individual is crossed back with any parent, यही डिफरेंस है टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस। कि टेस्ट क्रॉस में सिर्फ रिसेसिव पेरेंट के साथ ही क्रॉस किया जाता है, लेकिन बैक क्रॉस में डोमिनेंट के भी साथ किया जा सकता है या फिर रिसेसिव पेरेंट के साथ भी किया जा सकता है। Due to the increased useful traits in the crop population, ये क्यों किया गया है इसके बारे में बताया है कि यूजफुल जो ट्रेट्स है, यूजफुल जो कैरेक्टर्स है वो क्रॉप पॉपुलेशन में
इंक्रीज हो रहा था, बढ़ाने के लिए। इसको बढ़ाने के लिए ये बैक क्रॉस करवाया गया। जैसे हेटेरोजाइगस होता है ना, तो क्या होता है, कुछ कैरेक्टर्स, रिसेसिव जो कैरेक्टर्स है वो मास्क, वो छिप जाता है, दब जाता है। लेकिन अगर उसमें रिसेसिव कैरेक्टर में भी कुछ यूजफुल कैरेक्टर रहा, तो उसको सामने लाने के लिए, ये जो क्रॉप्स है उनको लाने के लिए ये बैक क्रॉस करवाया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सर्टेन क्रॉप हाइब्रिड्स बैक क्रॉस विद वाइल्ड स्पीसीज के साथ क्रॉप हाइब्रिड्स को क्रॉस करवाया गया, ऑब्टेन यूजफुल ट्रेट्स लाइक रेजिस्टेंस टू डिजीज। तो कुछ ऐसा ट्रेट निकला ताकि जैसे कि डिजीज को रेजिस्टेंट कर सके, रेसिस्ट कर सके। ओके, तो मे डायल्यूट द अदर यूजफुल ट्रेट्स बाय द हाइब्रिड। अगर हाइब्रिड जन्मा, हाइब्रिड निकला, तो क्या होता है, कुछ यूजफुल ट्रेट्स डायल्यूट हो जाता है, मतलब वो उभर के नहीं आता है। टू ओवरकम, hybrids are backcrossed repeatedly with the parent plant over generations. तो ये, जैसे ये चीज जो यूजफुल ट्रेट है, जो नीचे दबा हुआ है, उसको निकालने के लिए क्या किया गया है, वो हाइब्रिड्स को बैक क्रॉस करवाया गया रिपीटेडली विद द पेरेंट। बार बार उसको पेरेंट के साथ क्रॉस करवाया गया, जनरेशंस, बहुत सारे जनरेशन से, ताकि हम लोग जो गुड ट्रेट्स है उसको निकाल सकें विद हाइब्रिड। समझ में आया? नेक्स्ट क्या होता है कि all test crosses are considered as back crosses, but all back crosses are not considered as the test cross. क्यों पता चला ना? क्योंकि बैक क्रॉस आइदर ऑफ द पेरेंट के लिए किया जाए, बैक क्रॉस किया जा सकता है कोई भी पेरेंट से, डोमिनेंट से या फिर रिसेसिव से, लेकिन टेस्ट क्रॉस किसके साथ किया जाता है? ओनली रिसेसिव पेरेंट। ठीक है, जब बैक क्रॉस में रिसेसिव पेरेंट्स के साथ किया गया तो वो टेस्ट क्रॉस हो गया, हो सकता है। हाँ, लेकिन अगर वो डोमिनेंट पेरेंट के साथ किया गया तो फिर वो टेस्ट क्रॉस नहीं हो सकता। ठीक है, तो यही है टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस के डिफरेंस। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, रोल ऑफ क्रोमोसोम्स इन इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस में जब हेरिडिटी कंटिन्यू कर रहा है फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड, फिर फ्रॉम चाइल्ड वो जब पेरेंट बनता है तो वो पर जनरेशन से अगर कंटिन्यू करता है, इनहेरिटेंस को बोलते हैं। तो क्रोमोसोम्स का क्या रोल है? हम लोग जानते हैं कि क्रोमैटिन फाइबर्स जो है वो डीएनए और प्रोटीन से बना हुआ रहता है। हाँ, हम लोग जो पढ़े हैं क्रोमोसोम्स के बारे में, तो क्रोमैटिन फाइबर्स जो है, पहले तो वो क्रोमैटिन फाइबर फॉर्म में रहता है ना, जो कि डीएनए और प्रोटीन से बना हुआ रहता है। वो एक नेटवर्क फॉर्म में दिखता है, फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, जो कि कॉइल्ड फिलामेंट्स में रहता है, और वो न्यूक्लियोप्लाज्म में मिलता है उसको, वो यूनिफॉर्म फॉर्मली वो अरेंज रहता है न्यूक्लियोप्लाज्म में ड्यूरिंग इंटरफेज। लेकिन जब सेल डिवीजन अपीयर होता है, तब क्या होता है, वो जो क्रोमैटिन फाइबर्स है वो थिक हो जाता है, रिबन लाइक होता है, और जिसको हम लोग क्रोमोसोम्स बोलते हैं। ये सब हम लोग पढ़े हैं ना क्रोमोसोम्स चैप्टर में, सेल चैप्टर। तो फिर नेक्स्ट आता है क्रोमोसोम नंबर, जिसको पर्टिकुलर स्पीसीज में डिस्टिंक्ट रहता है। जैसे मैन में हमारा कितना रहता है, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स रहता है, तो वो फिक्स रहता है, कोई भी ह्यूमन हो उसमें 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स रहता है, मतलब 46 रहता है। तो इससे ऐसे होता है कि हर एक आई मीन लिविंग बीइंग्स में क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, वो डिफरेंट नहीं हो सकता। तो क्रोमोसोम्स बियर द जीन्स व्हिच आर कंपोज्ड ऑफ पेयर। क्रोमोसोम्स जो जीन बियर करता है ना, जीन रहता है जो कि डीएनए से बना हुआ रहता है। और डीएनए क्या करता है, आई मीन द जीन क्या करता है, जीन ट्रांसमिट करता है हेरिडिटरी कैरेक्टर्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। जीन्स डीएनए से बना रहता है, और जीन्स ट्रांसमिट करता है हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन।
वो क्रोमोसोम्स क्या करता है, कंट्रोल द सिंथेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हेल्पिंग इन सेल डिविजन, सेल रिपेयर, सेल ग्रोथ एंड सेल डिफरेंशिएशन। मतलब सेल का डिविजन, सेल का कोई भी रिपेयर, कहीं पे चोट आ गया, सेल डिस्ट्रॉय हो गया, या फिर सेल में कुछ इधर उधर का इंजरी हो गया, तो वो सारा सेल ग्रोथ, सेल डिफरेंशिएशन, सबका आई मीन सबको ये सब क्रोमोसोम्स कंट्रोल करता है। क्रोमोसोम्स ये सारे चीज को क्रोमोसोम्स कंट्रोल करता है, क्योंकि इसमें सिंथेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होता है। ये जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स जो है उसको सिंथेसाइज करता है कौन, क्रोमोसोम, ताकि सेल डिविजन में, सेल रिपेयर में, सेल ग्रोथ में, सेल डिफरेंशिएशन में वो मदद आया समझ में। क्रोमोसोम्स कंट्रोल सेल मेटाबॉलिज्म, तो मतलब सेल का जो खाना पीना, हजम करना जो भी हो है, वो क्रोमोसोम्स कंट्रोल करता है। ठीक है, तो क्रोमोसोम्स का ये सारा फंक्शन हो गया। नेक्स्ट आता है सेक्स क्रोमोसोम्स और ऑटो। हमारे में जो 23 पेयर्स रहता है क्रोमोसोम्स, दैट इज फॉर ह्यूमन बीइंग, तो उसमें से 22 पेयर्स रहता है ऑटोसोम्स और एक पेयर रहता है सेक्स क्रोमोसोम्स। मतलब ऑटोसोम्स मतलब जो कि हमारे बॉडी में ऐसे जो आई मीन डिफरेंट जो कैरेक्टर्स है, डिफरेंट जो फंक्शंस है, वो उसको कंट्रोल कर सकता है। लेकिन जो सेक्स क्रोमोसोम्स है वो सिर्फ फंक्शन करता है हमारे रिप्रोडक्शन, जहां पे हमारी जब मियोसिस होता है ना, तो वो सेक्स क्रोमोसोम्स काम में आती है, तो वो रिप्रोडक्शन में काम आती है। ठीक है, तो सेक्स क्रोमोसोम है क्या, सेक्स है क्या, इट इज अ कैरेक्टर दैट इज इनहेरिटेड। ये एक कैरेक्टर है जो कि इनहेरिट किया जाता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। ठीक है, जिसके चलते हम बता सकते हैं कि वो मेल है या फिर फीमेल है। ठीक है, तो ये एक कैरेक्टर है, और इसका इनहेरिटेंस जो होता है, जैसे ये इनहेरिटेंस होता है ना, ये सिमिलर है, इसका जो इनहेरिटेंस प्रोसेस है वो सिमिलर है किससे, मेंडलिज्म से। मेंडल जैसा किए थे तो इसी तरह है ये। तो ह्यूमन स्पीसीज में आई टोल्ड यू 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स रहता है। जो 23 पेयर्स है, 23rd जो पेयर है वो होता है सेक्स क्रोमोसोम, और फर्स्ट 22nd वो होता है ऑटोसोम्स और ऑटोसोमल क्रोमोसोम। Except one pair, the two members of each pair of chromosomes are alike. That pair determines the sex. तो जो वन पेयर है, जो टू मेंबर्स ऑफ ईच पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, बाकी जितना ऑटोसोमल पेयर्स है वो सिमिलर है, सेम तरह का देखने में है, लेकिन जो सेक्स क्रोमोसोम है वो क्या होता है, वो थोड़ा डिफरेंट होता है। फीमेल में वो एक्स क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम में पाया जाता है, और मेल में एक्स वाई क्रोमोसोम में पाया जाता है, जिसमें वाई थोड़ा छोटा होता है देन एक्स। तो फीमेल में होमोमॉर्फिक होता है, और मेल में हेट्रोमॉर्फिक होता है, क्योंकि वाई और एक्स, एक्स और वाई है, दो अलग अलग क्रोमोसोम्स है। ठीक है, और जब मियोसिस होता है, ईच रिप्रोडक्टिव सेल गेट्स ओनली वन सेक्स क्रोमोसोम। तो क्या होता है, मियोसिस के टाइम क्या होता है, जो रिप्रोडक्टिव सेल है, मेल के लिए स्पर्म और फीमेल के लिए ओवा, तो वो हर एक सेल एक एक सेक्स क्रोमोसोम उनको मिलता है, दो नहीं मिलता है। जैसे मेल में एक्स या नहीं तो वाई, दोनों में से एक मिलेगा सेक्स स्पर्म सेल में, और ओवा में एक्स एक्स मिलेगा, अदर एक्स एक से एक ही क्रोमोसोम मिलेगा। ठीक है, during fertilization there are equal chances that an ovum will be fertilized by X bearing or Y bearing sperm. The resulting zygote has its sex determined at the moment of fertilization. तो क्या होता है, फर्टिलाइजेशन जब होता है, जब जाइगोट बनती है, तब क्या होता है, स्पर्म जब ओवम से साथ मिलता है, तो स्पर्म में आदर
एक्स क्रोमोसोम रहता है या फिर वाई क्रोमोसोम रहता है। तो फर्टिलाइजेशन के टाइम में फीमेल का जो एक्स क्रोमोसोम है वो मेल के साथ अदर एक्स बियरिंग क्रोमोसोम के साथ जाइगोट बनाएगा, नहीं तो वाई बियरिंग स्पर्म के साथ जाइगोट बनाएगा। ठीक है, तो वो डिटरमाइन किया जाता है एट द मोमेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन। इफ द XX chromosomes are present, then there will be a girl child, और अगर XY रहा तो there will be a boy। ठीक है, तो ऐसे रहता है ये फीमेल गैमेट और मेल गैमेट के रहता है। तो देखिए मेल फीमेल गैमेट में XX और मेल गैमेट में XY, तो कॉम्बिनेशन अगर हुआ तो XX हो गया और XX हो गया। ठीक है, और नहीं तो अगर मेल गैमेट के साथ कंबाइन करेगा तो XY XY। आ गया समझ में? उसके बाद क्या आता है, जाइगोट कैसा फॉर्म करेगा, तो XX अगर होगा तो गर्ल चाइल्ड और XY होगा तो बॉय चाइल्ड। तो फीमेल का XX और XY। के बाद आता है सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। तो इसमें वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस आता है या फिर एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस आता है। ठीक है, तो वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस में क्या होता है, सर्टेन ट्रेट्स अकर इन द मेल बट नॉट इन फीमेल। कुछ कुछ कैरेक्टर्स जो मेल में ही सिर्फ पाया जाता है, फीमेल में नहीं, जैसे कि बॉल्डनेस या फिर हाइपर स्ट्राइपल ऑफ द ईयर्स। ठीक है, ये एक जो मेल में ही पाया जाता है, फीमेल में नहीं पाया जाता है। As the dominant gene controlling these traits occur in the Y chromosomes which determines the male sex। तो क्यों ये होता है, क्योंकि जो डोमिनेंट जीन इसमें जो ये कैरेक्टर जिसमें ये कैरेक्टर रहता है ना, वो वाई क्रोमोसोम में पाया जाता है, एक्स क्रोमोसोम में नहीं। और वाई क्रोमोसोम हमारा मेल सेक्स को डिटरमाइन करता है, इसीलिए मेल कैरेक्टर में ही पाया जाता है, फीमेल में नहीं। ठीक है, इसके बाद आता है एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। इसमें क्या होता है, certain inheritance defects like color blindness, like hemophilia, ये more common in males than in females। ज्यादातर ये मेल में पाया जाता है, फीमेल में कम। ये क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस मतलब कलर को पहचान नहीं सकता है, हीमोफीलिया मतलब ब्लड में कुछ कमियां है। तो both the defects are due to the recessive genes। ब्लड में क्लॉटिंग नहीं होती हीमोफीलिया मतलब। तो ये डिफेक्ट क्यों होता है, क्योंकि इसमें कुछ रिसेसिव जीन्स है एंड वो जीन्स अकर ऑन दी एक्स क्रोमोसोम। ये क्या होता है उसमें, जैसे देखें कि जो कैरेक्टर है वो डोमिनेंट होता है वाई क्रोमोसोम में, इसीलिए मेल में ज्यादा पाया जाता है। और इसमें क्या होता है कि ये डिफेक्ट जो है ये रिसेसिव जीन में पाया जाता है, और जो बोथ जीन्स है वो क्या होता है, एक्स क्रोमोसोम में पाया। तो फीमेल विद 2X क्रोमोसोम जो होता है ना, वो ये ज्यादा सफर करता है कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया का, बट इट इज हाईली इम्प्रोबेबल। तो ये बहुत कम पाया जाता है ऐसा, क्योंकि बोथ एक्स क्रोमोसोम्स एबनॉर्मल जीन कैरी करें, ये ही बहुत कम पाया जाता है। ठीक है, और वन जीन में अगर एबनॉर्मलिटी रहा, but as it is recessive, its influence will be hidden by the gene on the other X। तो अगर दोनों एक्स क्रोमोसोम में रहा तभी फीमेल में ये कैरेक्टर निकलेगा, डोमिनेंट दिखाएगा, डोमिनेंसी दिखाएगी। नहीं तो अगर एक एक्स क्रोमोसोम में पाया गया तो फीमेल में जैसे कि ये रिसेसिव कैरेक्टर है वो हिडन रहेगा। लेकिन मेल में क्या होता है, ये एक्स क्रोमोसोम में जैसे ये कैरेक्टर मिलता है तो क्या होता है, ये फैक्टर एबनॉर्मल जीन, देयर इज नथिंग ऑन द वाई क्रोमोसोम टू मास्क इट। मतलब वाई क्रोमोसोम में कुछ है ही नहीं उसको छुपा सके, ये एक्स क्रोमोसोम में जो डिफेक्ट है उसको छुपा सके, इसीलिए ये मेल में ज्यादा करता है कि अगर ये एक्स क्रोमोसोम में रहा ना तो ये फीमेल तो वो मेल में जो डोमिनेंट क्रोमोसोम है वाई, जिसको ये मेल सेक्स डिटरमाइन करता है, उसमें कुछ ऐसा कैरेक्टर है ही नहीं जो इसको एक्स क्रोमोसोम के कैरेक्टर को
छिपा सकते, इसीलिए इसमें उभर के आता है और मेल में ये ज्यादातर पाया जाता है। जैसे देखिए इसमें दिखता है, ये जो डॉट है, ये जो कैरेक्टर जिसमें वाई में रिसेसिव कैरेक्टर हिसाब से ये पाया जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, देखिए ये वाई क्रोमोसोम थोड़ा छोटा है और इसी में ये कैरेक्टर है, रिसेसिव कैरेक्टर नहीं है, इसमें नहीं है, लेकिन एक्स में वो कैरेक्टर है, सॉरी वाई में वो कैरेक्टर नहीं है लेकिन एक्स में वो कैरेक्टर है। तो क्या होता है, एक्स कंबाइन कर गया तो वाई में द डिफेक्टिव जीन, मेल विद द डिफेक्टिव जीन में पाया जाता है। डिफेक्टिव जीन वाई में रहा, द डोमिनेंट जीन फॉर बॉलनेस, सॉरी इसमें बॉलनेस है अकर इन द वाई क्रोमोसोम। तो ये बॉलनेस में, बॉलनेस जो कैरेक्टर है, जो वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस है, तो वो क्या होता है, ये किसमें पाया जा रहा है, इसमें वाई में पाया जा रहा है ना, वाई में डोमिनेंसी दिखा रहा है, तो इसीलिए, और वो ही मेल कैरेक्टर को डिनोट करता है, मेल सेक्स को डिनोट करता है, तो इसीलिए जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वाई में वो उभर के आ जाता है, इसीलिए मेल में ही ये कैरेक्टर निकलता है। Women are the carriers of the defects of color blindness and hemophilia as they carry the abnormal gene in their chromosome. They themselves rarely suffer from the defect. जैसे हमने बताया कि वुमेन में ये कैरियर, वो वुमेन में ये डिफेक्ट ज्यादातर निकलता नहीं है, क्योंकि दोनों एक्स क्रोमोसोम में ऐसा कैरेक्टर नहीं मिल सकता, बहुत ही कम, बहुत ही रेयर इफेक्ट होता है ये। क्योंकि ये रिसेसिव, पहला तो ये रिसेसिव कैरेक्टर है और ऊपर से दोनों एक्स क्रोमोसोम में पाया जाना ये बहुत ही रेयर इवेंट है। तो इसीलिए एक क्रोमोसोम, एक्स एक्स क्रोमोसोम में अगर पाया जाए तो वो कैरियर बन जाता है, वो डोमिनेंट नहीं बनता है। तो ये इसीलिए वुमेन इसको सफर ज्यादा नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बाकी जितना आ रहा है वो सारा कंप्लीट कर देंगे, वो चैप्टर खत्म हो जाएगी। ठीक है, वो म्यूटेशन है और कुछ और एक चीज है इसमें जो खत्म करने की बात है। तो इसके बाद हम लोग इसका थोड़ा क्वेश्चन आंसर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे और नेक्स्ट चैप्टर में उसके बाद चले जाएंगे। तो तब तक के लिए आप रिविजन देते चलिए, सारा जितना भी ये 3 वीडियो है अच्छी तरह से रिविजन दीजिए, पढ़िए अच्छी तरह से। अगर कोई डिफेक्ट आपको समझ में आ रहा है कि डाउट लग रहा है तो आप मेल में भेज सकते हैं, kasturi74@gmail.com, KASTURI kasturi74@gmail.com, नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में भेजिए। ठीक है, तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, और मेडिटेशन करना मत भूलिए। ठीक है, तो थैंक यू, हैव अ गुड डे।